नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही ढलान पर हो, लेकिन कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने एक बार फिर से देश की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसी सुगबुगाहट है कि देश में तीसरी लहर से इस वेरिएंट के चलते तीसरी लहर आ सकती है और अब तक इस वेरिएंट से संक्रमित 40 से ज्यादा केसेस भी सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। मेडिकल विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। फिलहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सिर्फ 3 राज्यों केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ही नहीं है, ये दूसरे राज्यों में भी पाए जा रहे हैं, लेकिन वो बिखरे हुए तरीके से पाए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि नए वेरिएंट के खिलाफ कोरोना टीका कितना प्रभावी है। क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट से लड़ सकती है वैक्सीन? डेल्टा प्लस वेरिएंट से कैसे बचे? इन सभी सवालों के साथ चर्चा करेंगे मेदांता के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष चंद्र सुंद्रियाल के साथ। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सुगबुगाहट के बीच अब खतरा यहां से और ज्यादा बढ़ता हुआ। एक तरफ तो देश में कोरोना की दूसरी लहर थमती हुई नजर आ रही है, संक्रमण की दर घट रही थी, रिकवरी रेट बढ़ रहा था, लेकिन इन सब के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक ने एक बार फिर से भय को बढ़ा दिया है, चिंता को बढ़ा दिया। हालांकि स्वास्थ्य महकमों को अलर्ट पर रखा गया है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहर बरपता हुआ नजर आ रहा है। 40 से ज्यादा मामले वहां पर, माफ कीजिएगा, 21 से ज्यादा मामले वहां पर सामने आ चुके हैं और यहां पर जिस तरीके से मामलों में इजाफा हो रहा है, लगातार विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो इसकी बहुत बड़ी वजह डेल्टा प्लस वेरिएंट बनने वाला है। हालांकि इसको लेकर लोगों के बीच उतनी जागरूकता भी है नहीं, लोग दूसरी लहर के खौफ से ही अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। इन सब के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर किस तरीके से लोगों को सावधानी बरतनी है, क्या कुछ उनको करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और यही वजह है कि आज खास पैनल हमारे साथ होगा जिनसे इस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, तमाम सवालों के जवाब लेंगे और साथ ही जानेंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इतना खतरनाक क्यों है, इम्यून को बड़ी तेजी से चकमा देने में ये सक्षम है। तो हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुभाष चंद्र सुंदरियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सर, शुरुआत में इसी के साथ करना चाहूंगी क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर जरूर थम रही है, लोग एक बार फिर से संभले हैं, लेकिन ये यहां से लापरवाही लोग ना बरते क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सुगबुगाहट तेज होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट होता क्यों है, किस तरीके से इससे बचा जाए, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। देखिए, जब हमारी पहली लहर आई, फर्स्ट वेव जो कि लास्ट ईयर थी, तो वो अल्फा वेरिएंट थी और जो हमारी सेकेंड वेव जो थमती हुई नज़र आ रही है जी, वो डेल्टा वेरिएंट है। इसके बाद जो वेव आएगी उसको हम लोग डेल्टा प्लस नाम हमने दिया है। अब मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि अल्फा और डेल्टा क्या चीज़ है जी। आपको याद होगा कि जब फर्स्ट वेव आई थी उस टाइम कुछ लोगों ने कहा था चाइना स्ट्रेन है, कुछ लोगों ने कहा था ब्राज़ीलियन है, यूके है, तो सारी कंट्रीज़ ने ऑब्जेक्शन किया कि आप कंट्री स्पेसिफिक का नाम मत लीजिए, क्योंकि इससे कंट्रीज़ जहाँ पर ये इन्फेक्शन फैल रहा है पेंडेमिक के रूप में, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये कंट्रीज़ डिमोरलाइज हो रही हैं। इसलिए WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका नाम बदल के अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा कर दिया। तो अब जो डेल्टा स्ट्रेन हमारे पास है, जो थर्ड वेव में आई हमारे पास डेल्टा स्ट्रेन जी, और जो आने वाली लहर थर्ड वेव की है, वो डेल्टा प्लस वेरिएंट से नाम रखा गया। ये नाम ऐसे रखा गया कि ये वायरस जो RNA वायरस जिसको हम बोलते हैं, साधारण वायरस नहीं है, ये हर बार अपने आप को चेंज कर लेती है, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं म्यूटेशन। तो जो पिछली बीमारी के लक्षण होते हैं या पिछली बीमारी के जो इन्फेक्शन और जो उनकी ट्रांसमिशन स्पीड है वो बदल जाती है और वायरस अपने आप अनुरूप को चेंज कर लेता है, नए फॉर्म में आ जाता है। ये वायरस की विशेषता है। डॉक्टर सुभाष, दूसरी लहर का जो वायरस था उसको डेल्टा नाम दिया गया और अभी से डेल्टा प्लस दिया गया है। आपसे समझना चाहूंगी क्या खतरा यहाँ से प्लस होगा, इसीलिए इसको डेल्टा प्लस का नाम दिया गया? प्लस दिया गया जी नहीं,
मैं दर्शकों को बिल्कुल साफ साफ बताना चाहता हूँ कि चाहे वो डेल्टा स्ट्रेन हो चाहे डेल्टा प्लस स्ट्रेन हो, थोड़ा सा अंतर आएगा। डेल्टा प्लस में हम ये समझ रहे हैं कि इसकी संक्रामकता ज़्यादा बढ़ेगी, रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़ बढ़ जाएगा, और ये हो सकता है कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप को अफेक्ट करे, क्योंकि अभी कोई भी स्टडीज़ इसके सामने नहीं आई हैं, तो ये हमारी संभावना है। तो पब्लिक के सामने ये बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डेल्टा स्ट्रेन ने सेकेंड वेव को दिया है या थर्ड वेव की वजह डेल्टा प्लस स्ट्रेन है। उनको एक चीज़ ये समझना है कि अपना एंटी कोविड प्रोटोकॉल नहीं छोड़ना है। बिल्कुल डॉक्टर सुभाष, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि पहली लहर कोरोना की जब देश में दस्तक दी थी उसके लक्षण कुछ और थे। जब दूसरा इसका म्यूटेशन हुआ और दूसरा वेरिएंट आया डेल्टा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसके लक्षण में भी बदलाव देखा गया। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षणों में भी क्या किसी प्रकार का बदलाव है? लोगों को किस प्रकार से सजग रहने की जरूरत है? हाँ, जो सेकेंड स्ट्रेन में हमारे जो लक्षण पाए गए हैं, जिसमें 2 नए लक्षण प्रमुखता मिले, जैसे लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल, ये 2 नए सिम्टम्स थे जो हमें पिछले वाली स्ट्रेन में नहीं मिले थे। तो ये 2 नए ऐड हुए। इससे हमको एक सबक ये मिला और भी मिला कि ये जो करंट स्ट्रेन डेल्टा था सेकेंड वेव में, उसमें पूरी बॉडी इफेक्ट हो गई थी, हार्ट, लंग्स, मसल्स सब अफेक्ट हो गए थे। और आपने ज़्यादातर देखा कि लंग में इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता था, वायरल निमोनिया हो जाता था, और उसके बाद जो है पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो जाती थी। इसी प्रकार हम ये मान रहे हैं कि डेल्टा प्लस में कुछ लक्षण और बढ़ जाएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल लक्षण हैं, ओरिजिनल सिम्टम्स हैं, वो ही रहेंगे जो फर्स्ट में थे और सेकेंड में थे। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर साहब, डेल्टा प्लस के अभी क्योंकि इसमें कोई स्टडीज नहीं हुई है जी, साथ ही आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से संक्रमण की दर फैल रही थी दूसरी लहर में, चपेट में एकदम से लोगों को ले रही थी, ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो खतरा है वो कितना बड़ा है? क्योंकि 60% ऐसे मरीज हैं जो बहुत जल्दी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं। ऐसे में क्या इसमें एज ग्रुप भी कोई वाइटल रोल प्ले करने वाला है? क्योंकि पिछली लहर में हमने देखा कि बुजुर्ग सबसे ज्यादा चपेट में आ रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने फर्स्ट लहर में देखा कि 60 प्लस के लोग अफेक्ट हुए थे। सेकेंड लहर में हमने देखा कि नियरली 30 से 45-50 प्लस के लोग अफेक्ट हुए हैं। तो उस मॉडल को मानते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे वाली यंगर एज ग्रुप को टारगेट करेगा ये स्ट्रेन, लेकिन ये ऐसा मानना है। कोई स्टडीज़ हमारे पास नहीं आई हैं, कोई साइंटिफिक बेसिस हमारे पास नहीं है, केवल एक मॉडल को हम लोगों ने एक्स्ट्रापोलेट किया है और उससे ये अंदाज़ा लगा रहे हैं। हमारे पास केसेस डेल्टा प्लस के भी नहीं हैं, इसलिए कोई चीज़ आधिकारिक रूप से कहना हमारे लिए संभव नहीं है। केवल एक मानना है, और उस चीज़ को नज़र रखते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए हमको तैयारी करनी है कि अगर पीडियाट्रिक एज ग्रुप में इस तरह का इन्फेक्शन आए तो हम कैसे उससे लड़ सकेंगे। जैसे हमने पीडियाट्रिक ICUs, पीडियाट्रिक ICU केयर यूनिट के साथ NICU बनाए हैं जो नवजात शिशुओं के लिए हैं, प्लस सारे हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया है। तो वो एक हमारी तैयारी है, क्योंकि हम काफ़ी कुछ अबव 25 या अबव 20 कह लीजिए, हमने काफ़ी कुछ तैयारी कर रखी है। ये एक सेगमेंट हमारा छूटा हुआ है जिसमें बच्चे शामिल हैं, तो उनके लिए हम तैयारी और कर रहे हैं और लगभग पूरे अलर्ट में हैं। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अगर बच्चों में संक्रमण आता है तो उसको निपटने के लिए तैयार है। ठीक है। वेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर राकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा था कि तीसरी लहर दस्तक देगी, क्या ये तीसरी लहर का बदलता हुआ स्वरूप है? नहीं, देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि एक वेरिएशन आया है जिसको हम डेल्टा प्लस कह रहे हैं, और ये जो डेल्टा प्लस है, ये इसमें डिफरेंस पुराने वायरस स्ट्रेन से ये है कि इसका ट्रांसमिशन बहुत आसानी से हो रहा है। अगर कोई मरीज आपके बगल से गुजर जाता है और वो डेल्टा प्लस
अगर उसमें से वो पीड़ित है और आप अगर कोविड बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यू कैन बी इन्फेक्टेड, बहुत जल्दी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, ये जो डेल्टा प्लस वेरिएशन म्यूटेशन आया है, तो जैसे मैंने कहा ट्रांसमिशन इसका बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि ये लंग सेल्स को बहुत इन्वॉल्व कर रहा है, इसमें सिम्टम्स बहुत जल्दी लंग्स के आ जाएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो व्यथित करने वाली चीज़ है वो ये है कि अभी जो आपने सुना होगा रॉश की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आई हैं, तो ऐसा समझा जा रहा है कि ये एंटीबॉडी से एस्केप करेगा, कि इसके ऊपर शायद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी। ये अभी रिसर्च में निकल के आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल डेफिनेट एविडेंस अभी नहीं है। दूसरा, इसमें जो एक व्यथित करने वाली बात वो ये है कि जो वैक्सीन्स अभी हम लगवा रहे हैं या जिनको वैक्सीनेशन लग चुके हैं या जिनको एक बार कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है, उनमें ये डेल्टा जो प्लस म्यूटेशन का वायरस आया है, तो वो कितना सीवियरिटी इन पे डालेगा ये अभी रिसर्च का बिंदु है। अभी इस पे कोई क्लियर कट मार्गदर्शन ICMR या WHO से नहीं आया है। और जैसा हम जानते हैं कि वर्ल्ड में करीब अपने हिंदुस्तान में 60-70 केसेस इस डेल्टा प्लस के आ चुके हैं, जिनमें मेनली ये महाराष्ट्र से, केरला से, तमिलनाडु से ज़्यादा आए हैं। तो जो हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको सजग रहना है। ये हमारा दुश्मन पहले से ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी के साथ आया है, तो हमको जो कोविड बिहेवियर है, मास्क लगाना, दूरी बनाना, भीड़ भाड़ की जगह को अवॉइड करना, ये सब दिसंबर तक फॉलो करना पड़ेगा। जो IIT कानपुर में एक अपना जो SIR मॉडल बनाया था, उसमें अगर हम लोग इस कोविड बिहेवियर पे ध्यान नहीं देंगे, जिस तरह से भीड़ भाड़ हो रही है, लोग शादियां कर रहे हैं, लोग प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जुलाई एंड तक हो सकता है हमको थर्ड वेव देखने को पुनः मिले। बिल्कुल डॉक्टर राकेश, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग किसी भी प्रकार से यहाँ पर लापरवाही न बरते। चूंकि वैक्सीन का आप जिक्र कर रहे थे, उसी से जुड़ा मेरा सवाल भी था कि क्योंकि लगातार क्वेरीज लोगों की आती रहती है, वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है, क्या वैक्सीन इस पर असर करेगी? जैसा कि आपने कहा कि अभी ये रिसर्च का मुद्दा है, इस पर रिसर्च लगातार जारी है, लेकिन तमाम ऐसी वैक्सीन जैसे स्पुतनिक है, एस्ट्राजेनेका है, मॉडर्ना, जिसको लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभावी है, क्या इनका भी असर डेल्टा प्लस पर नहीं होगा? डेफिनेटली। देखिए, जो हमारे पास इस टाइम इससे युद्ध करने के लिए जो सामान है, उसमें वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्मामेंटेरियम। हमें वैक्सीनेटेड होना ही होना है। जैसे अभी आपने सुना कि इस लहर में हमें डर है कि हमारे 18 साल से कम लोग प्रभावित ना हो। उसका एक कारण ये हो सकता है कि इस ग्रुप में अभी हमने वैक्सीनेशन उतनी तेजी से नहीं शुरू किया है। तो डेफिनेटली अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, तो अगर डिजीज होती भी है तो ऐसा समझा जाता है कि डिजीज की सीवियरिटी आप में कम होगी। बाकी ये जैसे मैंने कहा रिसर्च का बिंदु है कि जो डेल्टा प्लस के अगेंस्ट जो हमारी वैक्सीन अवेलेबल हैं वो कितनी इफेक्टिव होंगी, ये एक समयबद्ध तरीके से इसका पता चलेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि डर के हम अपने को इम्यूनाइज ना करें। इम्यूनाइजेशन मस्ट है। जल्दी से जल्दी समय के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार अपने को इम्यूनाइज करें। और जो कोविड रिलेटेड बिहेवियर के प्रोटोकॉल्स हमारी गवर्नमेंट निकाल रही है, उसका हम अक्षरता फॉलो करें, वरना हम किसी लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। लहर से भी ज्यादा तो बचाव ही इसका सबसे बड़ा अभियान। ठीक है डॉक्टर सुभाष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इम्यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रख पाने में। ऐसे में रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि डेल्टा प्लस का वेरिएंट जो है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। ऐसे में इम्यूनिटी को बनाए रखने के जो पुराने तरीके हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, क्या उसी को रूटीन में रखना है या फिर उसमें कोई बदलाव करना है, क्योंकि इसे थोड़ा ज्यादा घातक बताया जा रहा है? बिल्कुल, इसको घातक बताया जा रहा है। ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है, तो हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। हम केवल अपने इम्यूनिटी को जिस तरह से हम लोगों ने पहले स्ट्रांग रखने की कोशिश हम केवल अपने इम्यूनिटी को जिस तरह से हम लोगों ने पहले स्ट्रांग रखने की कोशिश की है, हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करें और वही चीज, वही स्टेप्स, वही जो हमारे घर में प्रोटोकॉल हम लोगों ने बनाया हुआ है, उसी को हम फॉलो करें ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है
कि हम अपने आप को वैक्सीनेट अवश्य करें। वैक्सीनेट करने से जो हथियार हमारे पास है, उपलब्ध है, वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और कहीं ना कहीं ये डेल्टा प्लस की जो सिवियरिटी आएगी उसको लड़ने में सक्षम होगा। आखिर वैक्सीन ही एक हमारा उपाय है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर रहे हैं। तो नेचुरल बूस्टअप हम लोग जो घर पे करते हैं, जो हम लोग आज तक फॉलो करते आए हैं, प्लस जो हम लोग वैक्सीन बूस्टअप कर रहे हैं, उसको हमको करना ही करना है और एंटी कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर हमको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीनेट यहाँ पर खुद को किया जाए, क्योंकि फिलहाल इस जंग में ब्रह्मास्त्र हमारे पास कुछ है तो वैक्सीन ही है। लेकिन डॉक्टर सुभाष, जिस तरीके से पिछली लहर का जो वेरिएंट था 4 से 14 से 15 दिनों में इसके लक्षण देखने को मिल रहे थे, लेकिन डेल्टा प्लस की बात करें तो कितने जल्दी एक व्यक्ति में इसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं जिससे कि हमारे दर्शक उसको लेकर सचेत हो सके? देखिए, दर्शकों को अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो डेल्टा प्लस के केसेस पाए गए हैं वो अभी स्पोरेडिक इन नेचर हैं। कुछ स्टेट्स में है ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में कम है। ये टोटल नंबर के हिसाब से इनसिग्निफिकेंट है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि डेल्टा प्लस की ट्रांसमिसिबिलिटी या कम्युनिकेशन फास्ट है। अगर कोई आपके बगल से गुजर रहा है तो आपको डेल्टा प्लस की इन्फेक्शन होने की चांसेस हैं। तो ये मान के चलिए कि हमारे पास एकमात्र बचाव का उपाय है एंटी कोविड प्रोटोकॉल को करना। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि मास्क बहुत सही तरह से पहनिए, हाथ को अच्छी तरह से धोइए और क्राउडेड प्लेसेस में दूरी बना के रखिए। क्राउडेड प्लेस में जाइए ही मत, क्योंकि ओरिजिनल जो हमारा ये कोरोना वायरस है ये उसी के स्वरूप हैं, उसी की म्यूटेटेड फॉर्म्स हैं। ओरिजिनल वायरस के खिलाफ जो हमने ये 3 स्टेप्स ढूंढे हैं वही स्टेप्स आखिर में इसमें कारागार होंगे। ये माना जाता है कि डेल्टा प्लस की कम्युनिकेबिलिटी फास्टर होगी, इन्फेक्शन रेट फास्ट होगा उसका, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। प्लस वैक्सीनेट हमको करना ही करना है और बच्चों में भी वैक्सीनेशन तेज़ी से लाना है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम उपायों को यहाँ पर अपनाते रहें और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते रहें। डॉक्टर राकेश, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जो दूसरा वेरिएंट था लगातार रंग बदलकर, रूप बदल कर अटैक करता रहा, जिससे लोग बेहद परेशान रहे। एक वक्त और एक दौर तो हमने ऐसा भी देखा जहाँ पर वेरिएंट को, कोरोना को डिटेक्ट कर पाना ही मुश्किल हो पा रहा था, ना रैपिड टेस्ट में कुछ पता चल पा रहा था, RT-PCR टेस्ट भी यहाँ पर पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट को डिटेक्ट करने को लेकर क्या कोई नई पद्धति होगी? क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उनके डिटेक्शन को लेकर क्या पुराना तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है? आने वाले समय में उसको लेकर क्या कुछ तैयारी देखने को मिल सकती है? नहीं, देखिए, जो एक चीज होता है कोविड टेस्ट, ये जो हम एंटीजन टेस्ट करते हैं, RT-PCR करते हैं, ट्रूनेट करते हैं, ये कोविड को आइडेंटिफाई करता है। ये बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन ये वेरिएंट को नहीं करता है। उसके लिए हमें अलग जीनोमिक स्टडीज करके, ये रिसर्च लैब में स्टडीज होती हैं कि ये कौन सा म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ वायरस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में जो टेस्ट अवेलेबल हैं, यही टेस्ट कोविड को बताएंगे कि आर यू इन्फेक्टेड विद कोविड और नॉट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सेंसिटिविटी, प्रॉपर ढंग से सैंपल कलेक्शन करना। तो जो शुरू में आपने एक बार कहा कि मरीज में पूरे कोविड के स्कोर्स लंग्स में दिख रहे हैं, बट वो मरीज में पूरे कोविड के स्कोर्स लंग्स में दिख रहे हैं बट वो कोविड पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो कई चीजें ऐसी हैं कि जिसको हमें ओवरऑल मरीज की पिक्चर, क्लिनिकल पिक्चर को रिव्यू करना पड़ता है, उनकी जांचों को रिव्यू करके रखना पड़ता है। और कभी कभी अगर प्रॉपर नहीं पॉजिटिविटी भी आ रही है तो हमें शक के बजा पे पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है। और ऐसे मरीज को, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि हमको अगर सिम्टम्स हैं तो वेदर इट इज फ्लू और नॉट, हमको अपने को आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि तभी हम उसके संक्रमण को आगे बढ़ाने से रोक पाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि अगर संक्रमण आपके अंदर पाया जाता है तो वक्त रहते आइसोलेट कर लें, जिससे कि दूसरों को कम से कम हम यहाँ पर सुरक्षित रख सकें। डॉक्टर सुभाष चंद्र, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि पिछले दौर में हमने देखा कि पोस्ट कोविड जो इफेक्ट हो रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा घातक हो रहे थे, बड़े तादाद में देखने को मिल रहे थे। ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें, अगर इससे संक्रमण होने के बाद अगर व्यक्ति ठीक हो जाता है तो क्या इसके भी पोस्ट इफेक्ट हो सकते हैं?
बिल्कुल, अगर आप इस बीमारी के बिहेवियर को देखें तो पहले वेव के बाद जो हमारे संक्रमण आए उस समय पोस्ट कोविड सिम्टम्स कम थे। हम लोग पोस्ट कोविड की बात उस समय नहीं कर रहे थे। सेकेंड वेव जब आया तो हम लोगों ने पोस्ट कोविड की बात शुरू कर दी। हमने कहा पोस्ट कोविड वीकनेस जो है ये 4 से 6 हफ्ते बना रहता है। हमने पोस्ट कोविड साइकोसिस की बात भी की। इसका मतलब पहले की कंपैरिजन में सेकंड में थोड़ा सा बढ़ा। अब थर्ड में अगर आप देखें तो हो सकता है कि ये पोस्ट कोविड सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाएं, लेकिन और क्या बढ़ेंगे, ये पोस्ट कोविड साइकोसिस बढ़ सकती है और पोस्ट कोविड वीकनेस तो है ही है। पोस्ट कोविड साइकोसिस, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम लोग अभी से डरे हुए हैं कि डेल्टा प्लस का वेरिएंट आएगा तो थर्ड वेव या जो आने वाला वेव है वो और तेज़ी लाएगा और तेज़ी से होगा। पब्लिक के अंदर पैनिक रिएक्शन स्टार्ट हो गया अभी से। एक साइकोसिस, एक फियर फैक्टर सबके दिमाग में बैठ गया है। तो ये जो फियर फैक्टर है ये वैसे भी इम्यूनिटी को कम करता है। बहुत ये फियर फैक्टर को मानसिक तौर पर भी हम स्वस्थ रहे। डॉक्टर राकेश, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्या संदेश यहाँ से आप दर्शकों को देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखे? क्या वही डूज एंड डोंट्स होंगे या फिर उनमें बदलाव करने की जरूरत है आने वाले समय में? देखिए, डूज एंड डोंट्स हर जगह के जो नेचुरल भी अगर आप देखेंगे, डूज एंड डोंट्स अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो आपको स्वयं पता चलेगा, चाहे वो किसी बीमारी से रिलेटेड हो। यहाँ पे मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि अगर आप एक कॉलोनी में रहते हैं और वहां चोरियां हो रही हैं तो हम अगर ये कहें कि पुलिस ही रिस्पॉन्सिबल है चोरों को रोकने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। हमको अपना भी घर जैसे सुरक्षित रखना है, ताला बंद करके रखना है, सेफ्टी प्रोफाइल है। वैसे कोविड में है, गवर्नमेंट हमारी मैक्रो और माइक्रो प्लानिंग करेगी, लेकिन जब तक जनता नहीं सहयोग करेगी, हम आप जागरूक नहीं होंगे, हम कोविड रिलेटेड बिहेवियर को नहीं फॉलो करेंगे, तो ना भगवान उतर के कोविड को दूर कर सकता है, ना सरकार कुछ कर सकती है। हम सब फेल्योर होंगे जब तक जनता भागीदार नहीं बनेगी। मैं नहीं कह रहा हूं सरकार की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको मैक्रो माइक्रो प्लानिंग करके दवाएं, ऑक्सीजन, अस्पताल, डॉक्टर दे सकती है, लेकिन कोविड रिलेटेड बिहेवियर हम ही को फॉलो करना पड़ेगा। वो डंडे की जोर पे नहीं हो सकता है। फियर फैक्टर एक समय तक अच्छा है कि आप डर की वजह से शायद कोविड रिलेटेड बिहेवियर फॉलो करेंगे। सरकार को अगर लॉकडाउन करना पड़ेगा तो फैक्टर पर ध्यान देना, तो वो फैक्टर ये है कि गाइडलाइंस का पालन करना है और यहाँ से कम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। डॉक्टर राकेश कपूर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सुभाष चंद्र, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो इस वक्त हर व्यक्ति के जहन में होंगे। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी वेव ने दस्तक दी और उसके बाद अब डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर लगातार सुगबुगाहट तेज हो रही है और इसी के चलते तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लाजमी है कि लोगों के जहन में बहुत से सवाल होंगे और उन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम एक पूरा पैनल अपने साथ लेकर आते हैं। लेकिन यहां पर समझना आपको भी है कि क्या कुछ आपको करना और किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।